करहल तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर अगर उस नारे से लोग जुड़ रहे हैं, यहाँ उस नारे के बारे में बात हो रही है, उस नारे को लेकर लोगों के मन में चिंताएं हैं कि ये नारा सही है और आने वाला समय ऐसा होगा अगर एकजुट नहीं हुए तो दिक्कतें हो सकती हैं। अगर ऐसी बात लोग कर रहे हैं तो अपने आप में बड़ी बात है कि जब समाजवादी पार्टी की गढ़ में सहन लगती दिखाई दे रही है इस नारे के जरिए योगी आदित्यनाथ पहुंच बना रहे हैं, तो लोगों में इस नारे का बड़ा गंभीर असर पड़ा है। और न केवल करहल में बल्कि मीरापुर की बात करें, सीसामऊ की रिपोर्ट हमने दिखाई, कटेहरी जो कि अंबेडकर नगर में है, मजबा मिर्जापुर में है, जहां जहां उपचुनाव हो रहा है, फूलपुर जो कि प्रयागराज का हिस्सा है, वहां इस नारे ने अपनी छाप छोड़ी और बहुत ज्यादा असर है आप ये कह रहे हैं। और मात्र 10 मिनट बाद हम एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहे हैं। 6:20 हो चुके हैं। 6:30 पर पहला आंकड़ा उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ा हुआ आपके सामने रख देंगे। लेकिन यह अपने आप में बता रहा है कि यह चुनाव किस दिशा में जा सकता है। अगर यह सर्वे जमीन पर लोगों की भावनाओं को पूरी तरह से कैच कर पाया है, तो अगर 60% लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे से वो सहमत हैं, तो यह बहुत बहुत आप कहिए कि प्रभाव छोड़ने वाला नारा रहा है। और ऐसे में 10 मिनट बाद एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आएगा तो आपको तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि क्या निकल कर आने वाला है। संजय जी, आपको क्या लगा, क्या ये नारा इस चुनाव में बहुत इफेक्ट डालता हुआ दिखा आपको? क्योंकि विपक्ष भी ऐसा लगा कि इस नारे के पीछे पीछे भागता रहा लेकिन कोई काउंटर नहीं दे पाया। संजय जी, संजय झा जी बताइए। मैं ये कह रहा हूं, ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा आपको लग रहा है कि इतना प्रभाव छोड़ा है जितना हमारे सर्वे में दिख रहा है? 60% लोग इससे सहमत हैं और ऑपोजिशन भी इसके पीछे पीछे भागता रहा लेकिन काउंटर नारा नहीं दे पाया। आप ये सोच लीजिए सुशांत जी कि 10 साल काम करने के बाद नरेंद्र मोदी और भाजपा सिर्फ लोगों को डराने में और भयभीत करने में लगे हुए थे। अब आप ये सोच लीजिए 10 साल ये सत्ता में है और कह रहे हैं महाराष्ट्र जो इतना प्रगतिशील, इतना एडवांस समाज है और इकोनॉमी है, वहां पर जब मुद्दे हैं यहाँ पर बेरोजगारी, रूरल डिस्ट्रेस, ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग परेशान हैं, हमारे किसान, यहाँ पर महंगाई, फूड इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इश्यू है। मैं समझता हूं कि ये समझ ही नहीं पाए। आप देखिएगा महाराष्ट्र का जो नतीजा आएगा 23 तारीख को, महायुति का नामो निशान नहीं रहेगा। लोग कह रहे हैं ना इसे क्लोज कॉन्टेस्ट। हरियाणा के बाद सब लोग डर गए हैं कि आप किसी को फेवरेट मत बताओ, क्योंकि हरियाणा में वोट शेयर दोनों का एक था लेकिन सीट्स बदल गए थे। लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा में 31 सीट जो मिला था एमवीए को, उससे ज्यादा सफल हो गया एमवीए यहाँ पे इस राज्य। संजय जी, आप तो चुनावों का विश्लेषण भी करते हैं, इसलिए मैं आपसे ये आप भी सहमत होंगे कि भाई हरियाणा ने लोकसभा के चुनाव का पैटर्न चेंज कर दिया विधानसभा, इसलिए लोगों को लग रहा है कि भाई महाराष्ट्र में जो बढ़त थी महाविकास आघाड़ी को, वो महाराष्ट्र में भी चेंज हो सकती है, वो झारखंड में भी चेंज हो सकती है। इसलिए अभी एग्जिट पोल क्या कह रहा है मेरा मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि 6.5 नहीं हुए हैं, लेकिन तस्वीर स्पष्ट है, नहीं है, 50-50 है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन धनंजय गिरी जी, जो आरोप आप पर लग रहा है कि अगर इतना काम किया 10 साल में तो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे पर चुनाव क्यों लड़ना पड़ा? सुशांत जी, कोई नारा नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से अपना ही कत्ल करेगी, जो साखे नाजुक पे आसियाना बनेगा वो नापायदार होगा। तो ये कौन सी तहजीब है जिसने गदीर के मैदान से लेकर इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान से लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश होते हुए जिसने उत्पात मचा रखा है? ये कोई नारा नहीं है, ये हकीकत है जो देश देख रहा है, जो दुनिया देख रही है। आज हमें एक रहने की जरूरत है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। तो क्लास 1 से पढ़ाया जाता है कि एक रहिए, नेक रहिए। और दूसरी बात जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं, कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा न होता तो जंगल के कटने का किस्सा न होता। अगर ये कांग्रेस ने धर्म के आधार पर इस देश को नहीं बांटा होता और 15% हिंदू 1.5% कैसे हो गए और 30% 8% कैसे हो गए, ट्रंप को नजर आ जा रहा है लेकिन किसी कांग्रेसी को नजर नहीं आ रहा है, तो इस देश के आम जन को तो नजर आ रहा है कि जो गदीर के मैदान से निकली हुई तलवार कहां तक पहुंची है और उसके उस पर कब वार होगा, ये वो लोग समझ रहे हैं। और लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां जो है अवेयर है, या पीढ़ी अवेयर है, जान रही है, सब समझ रही है। और दूसरे बात, जिन जो जवानों से जहर उगला जा रहा है और एक तरह से जो शर्तें रखी जा रही है कि कोई भी अपराधी चला जाए तो अपराधी को छोड़ दिया जाए, और हमारी शर्तों पर, लोकतंत्र क्या शर्तों पे चलेगा?
क्या लोक लज्जा से चलेगा कि लोकतंत्र असहमतियों का ठीक है, सम्मान लोकतंत्र तो है? हमारे संजय जी मुल्कों इस में पर असहमतियों रिस्पॉन्ड को करना खत्म चाह कर रहे दिया। हैं। ये मात्र लगातार 6 मिनट बाद एग्जिट पोल का पहला आंकड़ा आने जा रहा है, लेकिन संजय जी उससे पहले जल्दी से आप रिस्पॉन्ड करें, फिर फराज भाई आपके पास आ रहा हूं। मैं दो छोटा सा टिप्पणी करना चाहूंगा। पहले तो विनोद तावड़े जी वहां पकड़ा गए हैं, टीवी पर कैमरा पर पकड़ा गए हैं कि वो क्या कर रहे थे। थोड़ा तो शर्म रखा जाए। बीजेपी का हालत क्या है वो उसी हादसा से आप समझ सकते हैं। लेकिन आप जरा झारखंड पर भी जरा गौर कीजिए। मैं बिहार का ही हूं। मैं आपको बताऊंगा सुशांत जी कि बिहार के चुनाव में जितना घटिया और घिनौनी सांप्रदायिक जहर भाजपा ने फैलाने की कोशिश की, आप उस वीडियो का जिक्र जरूर करें जिसको ईसी ने बोला कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि इनके पास बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ नफरत, घृणा, यही तो इनको आता है। और यहां पर झारखंड में उन्होंने घुसपैठी किया, लेकिन ये झारखंड के लोग समझ गए कि भैया ये तो अमित शाह की जिम्मेदारी थी। अमित शाह ने खुलेआम मान लिया कि हम नाकाम हो गए, घुसपैठी आ गए। ठीक है धनंजय जी, इस पे छोटा सा जवाब दीजिए धनंजय जी। सब झूठ। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के क्या कहते हैं कि भाई उसके जबान पे कैसा जहर है। मल्लिकार्जुन भगवान शिव का नाम होता है और शिव के गले में ही नाग होता है, लेकिन उनकी जबान पर कितना जहर है और कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके। अगर आपके पास शब्दों के इतने कंगाल हैं और हम कुछ बेचते नहीं हैं, बेचने खरीदने का काम नहीं करते हैं, ये मोहब्बत की दुकान आप लोग लगाते हैं और मोहब्बत को भी बेचने के लिए बाजार लगाते हैं। हम बेचते नहीं, हम सेवा भाव से जनता के बीच में जाते हैं और जनता की सेवा करते हैं। और जिन सरकारों की पैठ कम हो जाती है वो घुसपैठियों के सहारे चलते हैं। आपकी भाषा बता रही है कि आपकी तहजीब क्या है और आपके अंदर जहर कितना है। आप सिखाइएगा, भाजपा तहजीब सिखाएगा। अरे आप प्रधानमंत्री जाके बोलते हैं आपकी सीखने की जरूरत है अभी आपको। और तहजीब आप अपना खुद, आपको सीखने की जरूरत है श्रीमान, आपको श्रीमान सीखने की जरूरत है। आपको जरूरत है भाई साहब, सीखने की जरूरत है। जो भाषाएं आपने बोली ना कि घृणा, ये वो, कितनी नफरत है आपके अंदर, इतनी नफरत लाते ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि भाई अभी महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे, झारखंड के नतीजे आएंगे, क्लियर हो जाएगा कि भाई अगर ये मुद्दा वहां पर घुसपैठ का है या नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा। अवधेश जी, आपको लगता है ये घुसपैठ का मुद्दा है झारखंड में या नहीं है? नहीं, देखिए मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा चुनाव में कितना काम करेगा इसको लेके थोड़ी सी समस्या है। क्योंकि मूल संथाल परगना का इशू उठाया गया है, वहां तो बिल्कुल क्लियर है। अगर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टियां करा दी गई है, प्रार्थना बंद करा दिए गए हैं, आप बड़े बड़े वहां दंगे हो गए अग्निवीर को लेकर, पुलिस ने कुछ लोगों का नाम लटका दिया, टांग दिया कि ये फलाने थे, तो सरकार ने उसको हटा दिया है। डेमोग्राफी चेंज हुई है, आप पूरा परसेंटेज देख लीजिए वोटिंग का, उस इशू तो वहां है। लेकिन ये इशू चुनाव में कितना चला है, डरते हुए भी लोग। ठीक है, सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है गाजियाबाद को लेकर। गाजियाबाद में संजीव शर्मा वर्सेस सिंहराज जाटव वर्सेस परमानंद गर्ग, और हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि गाजियाबाद में बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक गाजियाबाद में बीजेपी जीतेगी, ये सर्वे में निकल कर आ रहा है। गाजियाबाद पिछली बार भी बीजेपी जीती थी, इस बार भी बीजेपी जीतेगी। ये बीजेपी का गढ़ एक तरीके से रहा है, यानी बीजेपी अपनी गाजियाबाद सीट को रिटेन कर रही है। यूपी उपचुनाव में बड़ी खबर, इसके बाद दूसरी बड़ी सीट मीरापुर, जहां पर आरएलडी बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, आरएलडी का कैंडिडेट है। हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि आरएलडी के मिथिलेश पाल इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं मीरापुर सीट से। यह मीरापुर सीट पिछली बार सपा गठबंधन के पास थी, क्योंकि पिछली बार आरएलडी सपा के साथ थी 2022 में, इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। यह सीट बीजेपी ने आरएलडी को दी और मिथिलेश पाल वहां पर चुनाव जीतने जा रही हैं, उन्हें वहां पर जीत मिलेगी। यानी अभी तक उत्तर प्रदेश की 2 उपचुनाव की सीटें दोनों बीजेपी गठबंधन के पास जा सकती हैं, हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है। तीसरी सीट कटेरी की सीट जो है वो पहले समाजवादी पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार हमारा सर्वे दावा कर रहा है कि धर्मराज निषाद वर्सेस शोभावती, जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, लेकिन यहां पर जीत बीजेपी के कैंडिडेट को मिलेगी। यानी यूपी उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है।
एग्जिट पोल हमारा कह रहा है कि भाई कटेरी में जो समाजवादी पार्टी है वो अपनी सीट जो उसने पिछली बार जीती थी वो गंवा सकती है और धर्मराज निषाद बीजेपी के चुनाव कटेरी में जीत सकते हैं। यानी ये बहुत बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव में पहले उलटफेर की खबर आ गई है। पहली सीट गाजियाबाद बीजेपी की थी, बीजेपी रिटेन कर सकती है। दूसरी सीट आरएलडी की थी, आरएलडी रिटेन कर सकती है, लेकिन इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। और तीसरी सीट जो है वो कटेरी की सीट है जहां पर उलटफेर हो रहा है। सपा पिछली बार जीती थी, इस बार बीजेपी जीत सकती है, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। अब चौथी सीट इस उपचुनाव में फूलपुर की सीट, यहां फूलपुर पर हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि यह सीट बीजेपी जीतेगी। 4-0 से बीजेपी गठबंधन आगे। यहां पर बीजेपी के दीपक पटेल मुजाफा सिद्दीकी जो सपा के कैंडिडेट हैं उनको हरा सकते हैं, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। फूलपुर की सीट पिछली बार भी बीजेपी के पास थी, इस बार भी बीजेपी के पास, यानी 4-0 से अभी तक के एग्जिट पोल में बीजेपी उपचुनाव में आगे। पांचवी सीट जो आपको बताने जा रहा हूं वो है खैर की सीट, और खैर की सीट जो है वो बीजेपी जीत सकती है। एक और बड़ी खबर, सुरेंद्र दिलेर वहां पर चारू कैन को हरा सकते हैं समाजवादी पार्टी के। यानी 5 की 5 सीटें जो हैं वो अभी तक के रुझानों में बीजेपी के पास। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त मिलती दिख सकती है। इन 5 सीटों पर 5 में 5 बीजेपी जीत रही है और एक सीट पर उलटफेर हो रहा है। एक सीट पर उलटफेर हो रहा है और वो सीट है कटेरी की, जो सपा के पास थी वो बीजेपी जीतती दिख रही है। बाकी अपनी सीटें बीजेपी रिटेन कर रही है और आरएलडी अपनी सीट रिटेन कर रही है। अब करहल में क्या हुआ है, कुंदरकी में क्या हुआ है, मझवा और सीसामऊ में क्या हुआ है, ये आपको बताऊंगा। उससे पहले इन 5 सीटों पर जरा रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ विनोद हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विनोद, आप जो कह रहे थे कि 5 से भी ज्यादा सीटें हो सकती हैं, ये एग्जिट पोल तो उसी तरफ दावा जाता हुआ दिख रहा है। मनीष के पास चलते हैं जो करहल में है। मनीष, की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से मिले, लोगों को अपने साथ जोड़ा, नारे के जरिए कनेक्टिविटी जनता में रही और वोटों का जो गुना गणित होता है उसे अपने पक्ष में करने की जो कवायद दिखी, उसी का नतीजा एग्जिट पोल के जरिए यहां पर सामने है कि कटहरी जैसी सीट जिस पर समाजवादी पार्टी मजबूत हुआ करती थी, लालजी मरवा वहां से चुनकर आए थे जो सांसद हो गए, वो समाजवादी पार्टी के खाते से जाती दिखाई दे रही है। और इसके पीछे वजह यही है कि जो मतदाता लोकसभा चुनाव में बीजेपी से छिटककर समाजवादी पार्टी में चले गए थे, अब वो शायद ओबीसी का वो तबका जो कि यादव जी, आपको क्या लग रहा है 5-0 जो अभी तक दिख रही है सीटें, कटहरी सपा हार सकती है, आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। मेरे पास भी जो रिपोर्ट थी वो लड़ाई तगड़ी थी, मतलब 19-20 की ही लड़ाई थी। ये नहीं था कि कोई 20 और 16 की लड़ाई रही हो, 19-20 की लड़ाई थी। और उस लड़ाई में हो सकता है भारतीय जनता पार्टी लास्ट के मोमेंट में निकल गई हो, क्योंकि जो परिस्थितियां यूपी में बनी हुई है अभी, उसको भले स्वीकार करें न करें, लेकिन लोकसभा चुनाव यूपी नहीं, लेकिन अगर ये चेंज हो रहा है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? बटेंगे तो कटेंगे, या जो लोकसभा चुनाव में भ्रम था कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नैरेटिव खत्म हो ये नहीं, ये सारे ये, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे उसमें 3 बड़े कारण थे कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों तक ये बड़ी बड़ी 15-15, 20-20 युवाओं की टोलियां प्रचार कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई कि वो होगा, इस बार उन्होंने समझा था। दूसरा, कार्यकर्ताओं की व्यापक नाराजगी थी, लोग निराश थे। लेकिन फैजाबाद के जिस सांसद वो जीत के गए, उसके बाद जैसे समाजवादी पार्टी ने उनका उपयोग किया तो एक रिएक्शन लोगों में हुआ, जले पर नमक छिड़कने की तरह बार बार। तो हुआ कि भाई अच्छा या बुरा बीजेपी से नाराजगी है, लेकिन जिताना तो पड़ेगा। और ये जो योगी जी का भी नारा था और बाकी जो नारे आए, एक है तो सेफ है, उसका भी असर हुआ। अमित हमारे सहयोगी, अमित, ये 5-0 दिख रहा है अभी तक, और कटेरी जैसी सीट अगर सपा हार रही है, आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, इसमें मुझे लगता है 2 चीजें हैं। एक, अगर आप देखिए तो ओवरऑल पूरा जो इस बार का इलेक्शन का जो कैंपेन था वो इस तरह से लड़ा गया कि ये उपचुनाव है, बल्कि इस तरह से लड़ा गया कि पूरा आप जैसे विधानसभा चुनाव के दौरान होता कि मुख्यमंत्री खुद एक-एक सीट पर जा रहे थे। आरएसएस ने पूरी ताकत लगाई, तो पूरा जो कुनबा था वो एक साथ था, क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि जो नतीजे होंगे, क्योंकि 2024 के बाद जो एक मोमेंटम बना है, जो दिख रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर हो रही है, और खास करके उत्तर प्रदेश में और
सपा बहुत स्ट्रांग हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसको लेकर योगी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली और स्ट्रेटेजी की जब आप बात करते हैं अमित, आपको एक चीज और देखनी होगी। आज ही योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर में जाके पूजा की है और वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखाते हैं। ये आज की तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ श्री राम मंदिर गए और उन्होंने पूजा की। राम लला का आशीर्वाद तो लिया ही है, लेकिन शायद लोगों को भी ये मैसेज गया कि भाई आप जब अयोध्या को भूल गए थे और बीजेपी के साथ यूपी में क्या हुआ था वो इस बार नहीं होना चाहिए उपचुनाव में, वो भी शायद याद दिलाने का प्रयास किया गया इन तस्वीरों के जरिए, वो निकल कर आ रहा है। एक बार जल्दी से फराज किदवई के पास चलते हैं। फराज भाई, यूपी में तो मामला गड़बड़ दिख रहा है आपका एग्जिट पोल के मुताबिक। सुशांत जी, एक चीज का तो मैं आपसे चैलेंज शर्त लगा सकता हूं, हाँ, ऑन अ लाइटर नोट, कटेरी हम नहीं हारेंगे, पक्का। उसका रीजन 100% आप मुझे बुलाइएगा। हाँ। जब रिजल्ट आ जाएंगे तो प्लीज आप मुझे बुलाइएगा, बिकॉज लालजी वर्मा एक बहुत टॉल लीडर है वहां पे, खासकर पिछड़ों के। और जो पीडीए हमारा है वो चला तो पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन कटेरी में जो है वो भागा है। लालजी वर्मा जी की वाइफ चुनाव हार जाए ये गले से नहीं उतर रहा है। मैं मतलब आप बोलिएगा तो मैं आपसे शर्त लगा लूंगा। ठीक है, कटेरी हम आप नहीं शर्त, हारेंगे। लेकिन बाकी 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी रिटेन कर रही है, गठबंधन रिटेन कर रहा है, ये भी आप मान रहे हैं? नहीं, देखिए हम जो हैं वो कम से कम उस पे शर्त नहीं 7 लगाइएगा। सीटें जीत रहे हैं। कम से कम हम 7 सीटें जीत रहे हैं। 7 जीत रहे हैं? 7, मार्क माई वर्ड। क्योंकि हम आप देखिए, अच्छा, कौन से 2 हार रहे हैं वही बता दीजिए। नहीं, वो मैं कैसे बता दूं। लेकिन अभी जैसे मैंने आपने भी गाजियाबाद का जिक्र किया, जब एक 20 सेकंड दे दिएगा, जब हम ये बोलते थे हम फैजाबाद जीत जाएंगे तो लोग हंसने लगते। डिबेट में हम जाते थे, अरे फैजाबाद कहां जीतोगे, अयोध्या में तो अभी भव्य राम मंदिर बना है, हाँ बना है, लेकिन भगवान राम का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। हम तो पहले भी बोलते थे, आज भी बोल रहे हैं, और फैजाबाद हम जीते। गाजियाबाद में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटजी फैजाबाद की थी, श्री सिंह राज जाटव को हमने वहां पर उतार करके एक नया समीकरण बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं आपका पीडीए फॉर्मूला चलेगा और गाजियाबाद जो बीजेपी का गढ़ है वहां भी आप जीतेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से हम बाकी की सीटें भी यूपी की बता देते हैं। अभी तक हमने 5 सीटें बताई हैं, पांचों की पांचों बीजेपी गठबंधन के पास जा रही हैं यूपी उपचुनाव में, और कटेरी की सीट भी बीजेपी के पास जा सकती है, एग्जिट पोल में निकल कर आ रहा है। अब आपको बताते हैं करहल की सीट वो समाजवादी पार्टी के पास थी और हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि करहल की सीट समाजवादी पार्टी के पास ही रहेगी। तेज प्रताप यादव वहां पर समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतेंगे, यानी सपा के लिए एक सीट तो कम से कम वहां पर दिख रही है। इसके अलावा अगली सीट कुंदर की, जहां पर सपा के कैंडिडेट कह रहे हैं कि रीपोल कराइए, यहां धांधली हुई है, लेकिन हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि सपा वहां जीत रही है। उनके खुद के कैंडिडेट हाजी रिजवान कह रहे हैं कि वहां पर चुनाव नहीं हुआ ठीक से, फिर से चुनाव हो, लेकिन एग्जिट पोल तो दावा कर रहा है कि सपा वहां भी जीत रही है। यानी अब 5-2 का आंकड़ा दिख रहा है यूपी के 9 सीटों में। मंझवा की सीट ये 8वीं सीट है यूपी में जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और यहां बीजेपी को बढ़त। हमारा एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि सुचिस्मिता मौर्य यहां पर बीजेपी की चुनाव जीत सकती हैं और ज्योति सिंह समाजवादी पार्टी की हार सकती हैं। पिछली बार यह सीट निषाद पार्टी के पास थी, इस बार यह सीट बीजेपी के पास है और बीजेपी जो है वो यहां पर चुनाव जीत सकती है, यानी 6-2 का आंकड़ा। और सीसामऊ आखिरी सीट यूपी की, यहां पर समाजवादी पार्टी पिछली बार जीती थी और इस बार भी नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की चुनाव जीत सकती हैं। यानी यूपी उपचुनाव को लेकर हमारा एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं 9 में से, और समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। इस पूरे 9 सीटों के समीकरण कुछ इस तरह से निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ सबा नकवी सीनियर जर्नलिस्ट और आनंद रंगनाथन जुड़ गए हैं। आनंद भाई, 6-3 यूपी उपचुनाव में दिख रहा है। ये मुझे लगता है 5-4 होगा सुशांत। 5 किसका? बीजेपी का। 5 बीजेपी का होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने करहाल की बात करी और ये समाजवादी पार्टी का बेस्टियन माना जाता है। ऑफकोर्स अखिलेश जी यहाँ से लड़े थे। बहुत ही जघन्य घटना वहाँ पे हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों से भी ये बात करें। एक पुअर दलित बच्ची जिसने कहा था कि वो बीजेपी को वोट करेगी, शी इज़ बीन ब्रूटली किल्ड। उनके माता पिता आगे आए हैं और FIR दर्ज हुआ है। एक मिस्टर यादव हैज़ बीन अरेस्टेड ऑल्सो, 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, पुलिस का ही बयान आया है। ऐसी जघन्य चीज़, तो मैं जो लोग कहते हैं डेमोक्रेसी डेंजर में, मैं उनको बताना चाहता हूँ अब डेमोक्रेसी डेंजर में नहीं है,
कि कोई बस ये कह दे कि मैं बीजेपी को वोट करूंगी और उसके साथ ये कांड कर दिया जाए। तो ये सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों को जो एक्टिविस्ट चिल्लाते रहते हैं, स्पेशली जो दलित्स के लिए काम करते हैं, उनको अपने आप गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि क्या डेमोक्रेसी डेंजर में है कि नहीं है जब बीजेपी में बात आती है। ठीक है, सवा नकवी 6-3 दिख रहा है आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपसे सीधी बात एक कह दूं कि ये सरकार योगी आदित्यनाथ की है, सेंटर में भी बीजेपी ही है। अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो बीजेपी की जिम्मेदारी है। हमने आज दृश्य देखे हैं कि वहां की पुलिस लोगों को वोट नहीं दे, वो बहुत जगह वोट नहीं डाल पा रहे हैं, और मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मैंने इसके बारे में लिखा भी है, डिटेल में देखकर कहाँ कहाँ ये हुआ है। कुंडरकी मुरादाबाद में ही मैंने देखा था कि लोगों के को वोट नहीं और किया था। जी, हमने हमारे रिपोर्टर कुंदरकी में रिपोर्ट कर रहे थे, उनके साथ सपा के कैंडिडेट साथ में चल रहे थे, और वहां मुस्लिम इलाके में हमारे रिपोर्टर ने कैमरे पर पूछा कि क्या आप लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है, तो मुसलमानों ने कहा ऐसा नहीं। अगर आप चाहें तो मैं क्लिप चला सकता हूं। एक जगह आपके रिपोर्टर, मैं कुंदरकी जानती हूँ, बड़ा इलाका है, मुरादाबाद से कुछ वक्त लगता है पहुंचने में। आप जा चुके हैं कुंदरकी? नहीं, मैंने क्या, मेरे तो रिपोर्टर आपका रिपोर्टर, क्या आप उनके लिए, तो ये फुटेज शायद अखिलेश यादव ने झूठ। तो आप आज कुंदरकी में थी? आप भी तो नहीं, मैं भी नहीं थी। तो आप नहीं थी, तो हमारा रिपोर्टर ग्राउंड पे आप उसको गलत बता रही हैं। मैं कह रही हूँ कि क्या ये किसकी सरकार है? आदित्यनाथ योगी की? किसकी सरकार सेंटर में है, किसकी सरकार स्टेट में है? अच्छा, एक मिनट। तो अगर अत्याचार हो रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? और क्या लोगों को अगर वोट, चलिए आप कहिए कि ठीक है ऐसे ही होगा, लेकिन इस पे हमारा जो इमेज है, हमारा जो लोकतंत्र है, उस पर सवाल उठते हैं, लोग उठाते हैं। जो पत्रकार जो वहां बैठे हैं, डिटेल स्टोरीज भी आएंगी। आपकी मीडिया में नहीं आई, दूसरी मीडिया में आएंगी स्टोरी। अगर दूसरी मीडिया में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन उसकी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है पब्लिक की नजर में। वो तो आपने नहीं, हम आपको दिखा देते हैं ना, हम आपको वो क्लिप निकाल दीजिए। नहीं, मैं आपको क्लिप दिखाता हूं ना। नहीं, देखिए सभा जी, मेरी एक दिक्कत है, आप यहां बैठी हैं नोएडा में, आप हमारा रिपोर्टर जो वहां कुंदरकी में मौजूद है उसकी रिपोर्ट पे डाउट कर रही है जो कैमरे पर है। ये नहीं करना चाहिए ना। आप वहां होती तो कहती, आप कह रहे हैं आप वहां पे कितना जानते हैं, क्या है नहीं। एक बार वो क्लिप निकालिए, तो क्या ये झूठ? पीसीआर वो क्लिप निकालिए जरा। कानपुर से भी ये खबरें आ रही है, फूलपुर से भी। जब तक वो क्लिप आती है, मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज है। मैं ये कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के सपोर्टर ने एक दलित बच्ची को मार दिया, जघन्य हत्या करी, क्योंकि वो बीजेपी को वोट करना चाहती थी। और सभा जी कह रही हैं कि सरकार आपके केंद्र में बीजेपी की है, स्टेट में बीजेपी की है, तो उनकी जिम्मेदारी है। तो मतलब आप कम्युनल बिगटरी करें, आप ऐसा जघन्य हत्या करें, वो समाजवादी पार्टी उनके सपोर्टर की गलती नहीं है। इसका मतलब कहना चाहते हैं अगर कांग्रेस स्टेट में कोई मुस्लिम के साथ अत्याचार करे तो वो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, लेकिन वो नहीं मानते, हमेशा कहते हैं बीजेपी की जिम्मेदारी। तो ये दो यहाँ पे मापदंड नहीं चलेंगे। आपको कंडेम करना पड़ेगा। इतनी दलित के अगेंस्ट बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के कंपेटिटर्स हैं, बस ये एक मिनट सभा जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप मेहमान हैं, सब जानते हैं। नहीं तो आप कांग्रेस की सपोर्टर नहीं, आप कांग्रेस की सपोर्टर हैं। फिर इस तरह से अगर आप लेबलिंग कीजिएगा तो आपको भी लगा दिया जाएगा। सपोर्टर तक ही सीमित मत रखिएगा, आप सपोर्टर से भी ज्यादा हैं, लेकिन वो लेबल इधर उधर फेंकने आप फेंक सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक दलित की हत्या हुई है। अगर आप अपने आप को दलित के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं नहीं करना चाहते, क्योंकि 370 के आप एब्रोगेशन के अगेंस्ट थी, तो आप दलित आपको क्या पता मैं क्या थी? आप नहीं थी, फोर्थ थी आप। अरे यार, आप लोग मुसलमान को पकड़ के जो सब प्ले करना बहुत आसान है, सब जानते हैं, लेकिन एक मिनट मैं क्लिप दिखा दूं। दलित के अगेंस्ट जो हुआ, नहीं एक मिनट आनंद भाई, अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हुए, उस चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को सीटें आई, तब भी अखिलेश यादव उसके पहले यही कह रहे थे कि मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। तब कैसे सीटें आ गई थी? लेकिन आप ये समझते नहीं है सुशांत जी, आप यूपी के रहने वाले, कि कमजोर तबकों को, बहुत दलितों को नहीं दिए कई जगह। अच्छा, एक मिनट सभा जी